हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट टेस्ट सीरीज़ के 12 टेस्ट का यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर इन लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट जो है बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं हम लोग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करोगे सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे तीनों कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें कार्बन ही नहीं है, तो फिर लेसाने टेस्ट देगा ही नहीं। इट मीन्स थर्ड जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल फॉर्म्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है और सोडियम के साथ में जब उसका फ्यूजन किया जाएगा तो ये बनाता है सोडियम साइनाइड, यानी सेकंड ऑप्शन। द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिटिक एसिड एंड एडिशन ऑफ लेड एसिटेट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो जो ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है बेटा वो सल्फर कंटेनिंग देता है। जब उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है तो उसमें सोडियम सल्फाइड होता है। सोडियम सल्फाइड से सल्फाइड आयन और Pb2+ मिलकर लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी देते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। द प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय लेसानेस टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो प्रूशियन ब्लू जो बनता है वो फेरीफेरोसाइनाइड के कारण बनता है और फेरीफेरोसाइनाइड इज Fe4 Fe FeCN6 का होल थ्राइस। एनिलीन इज यूजुअली प्योरीफाइड बाय। अगर अपन बात करें एनिलीन के प्योरीफिकेशन की तो एनिलीन को हम लोग प्योरीफाई करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। लेटेस्ट टेक्निक फॉर प्योरीफिकेशन आइसोलेट एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेटेस्ट टेक्निक जो है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। स्टीम डिस्टिलेशन इज अप्लाइड टू दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और दूसरा वाटर के साथ में इमिसिबल होना चाहिए, यानी इनसोल्यूबल इन वाटर, सेकंड ऑप्शन। ऑयल्स आर प्योरीफाइड बाय। ऑयल्स को जो हम लोग प्योरीफाई करेंगे वो हम लोग करेंगे फिर से ऑयल्स के लिए आपको प्योरीफिकेशन के लिए, जैसे एनिलीन हमने देखा था कि एनिलीन को हम लोग जो प्योरीफाई करते हैं, हमारा क्वेश्चन था ये, एनिलीन को हम लोग जो प्योरीफाई करते हैं वो करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। सेम थिंग ऑयल्स को जो हम लोग प्योरीफाई करते हैं वो भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का ही यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो होता है वो किसके सेपरेशन के लिए यूज़ होती है? तो स्मॉल सैंपल्स ऑफ मिक्सचर, सही है। प्लांट पिगमेंट्स, करेक्ट है। डाई स्टफ्स, ऑल ऑफ द अबव। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज टेस्ट सीरीज क्या 12 की डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 60 नंबर पहला जो क्वेश्चन है कि हमारा बायोमोलिकुल ग्लूकोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखो सभी को पता है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, है ना। अब इसमें देखो ये सारे ग्लूकोज पे दिया हुआ है HI की रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ हीट करेंगे। तो ये क्या दे देगा? HI के साथ अगर हीट कर दे तो ये नॉर्मल हेक्सेन दे देता है। क्या दे देगा? हमारा नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज पे ब्रोमीन वाटर देंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में बदल जाएगा और ये बदल देगा क्या? हमारा ग्लूकोनिक एसिड। नीचे रिपीट कर जाएगा ये सारे क्या? हमारा ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोज के HI के साथ कर क्या बना दिया? हमारा हेक्सेन। यानी फर्स्ट का क्या आया? 4। उसके बाद तो ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो ये क्या दे देगा? हमारा ग्लूकोनिक एसिड। यानी क्या हमारा B का दे दिया क्या? हमारा आपका ये B जो है इसका ग्लूकोनिक एसिड, यानी फर्स्ट, यानी B का क्या आ गया? फर्स्ट। उसके बाद ग्लूकोज प्लस एसीटेट। ग्लूकोज पे एसिटिक क्या हमारा ग्लूकोज पे एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये सारे अल्कोहल की H हट जाएगा, इसमें एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। ये क्या बना? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी ग्लूकोज प्लस एसिटेट, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी क्या हमारा C का जो है आपका क्या आ गया? हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी क्या आ गया? सेकेंड आ गया। उसके बाद ग्लूकोज प्लस HNO3, ग्लूकोज पे HNO3 डालेंगे तो क्या हमारा ये सैकरिक एसिड दे देगा, यानी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नीचे जो CH2OH है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या हमारा सैकरिक एसिड बना देगा, यानी ये क्या हमारा
HOH, इसको क्या लिख दिया हम, हॉल 4। तो ये क्या बन गया हमारा सैकरिक एसिड, यानी जो डी है, डी के लिए क्या आ गया हमारा, थर्ड ऑप्शन आ गया सैकरिक एसिड। तो देखो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, ए में क्या हमारा 4, बी में क्या हमारा 1, ए में क्या हमारा, ए में 4, बी में 1, सी में क्या हमारा सेकेंड और डी में क्या हमारा थर्ड, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज फाउंड इन। तो ये क्या हमारा, ये तो ग्लाइकोसाइडिक C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रुक्टोज, यानी जो क्या हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज क्या हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज जो है क्या हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनता है हमारा सुक्रोज। तो ये इधर तो ये रिपीट कर जाएगा, पूरी स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं। ये क्या हमारा आपका CH2OH, ये क्या हमारा OH, ये क्या हमारा OH, इधर फिर क्या कर जाएगा, ये रिपीट करेगा। तो ये 1 2, ये क्या हमारा 1 2 3 4 5, पूरी स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या H2O लॉस हो गया, तो ये ग्लूकोज का C1 आया, फ्रुक्टोज का क्या आ जाएगा C2। तो यानी कि हमारा ये सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है, जिसमें ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन हिमिस्टल कार्बन की OH ग्रुप आता है और फ्रुक्टोज का 2 नंबर कार्बन की क्या हमारा हिमिस्टल कार्बन की हमारा OH ग्रुप आ जाएगा। इधर सारी स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, फिर आपका ये रिपीट कर जाएगा CH2OH और क्या हमारा H यहाँ पे रिपीट करेगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एमाइलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, तो ये क्या हमारा पहला ही स्टेटमेंट लगता है गलत है। एमाइलोज क्या हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं होता, लीनियर होता है। स्टार्च ए पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मेक इन सेलुलोज पॉलीमर, बिल्कुल सही है। जो सेलुलोज है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन को क्या हमारा एनिमल स्टार्च। जो फर्स्ट पहला ऑप्शन है एमिलो, जो ब्रांच चेन पॉलीमर, तो ये बिल्कुल गलत है, ब्रांच चेन नहीं होता है, लीनियर चेन पॉलीमर होता है। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये क्या हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रुक्टोज इन एग्जाम्पल, फ्रुक्टोज क्या हमारा कीटो हेक्सोज है, ये क्या हमारा पायरोनोज है। एल्डो क्या हमारा हेक्सोज है, हेप्टोज है, ये क्या कीटो हेक्सोज है। ये तो ये क्या हमारा सही ऑप्शन हो जाए, क्या हमारा कीटो हेक्सोज है, क्योंकि फ्रुक्टोज में ये 6 कार्बन का है और इसमें कौन ग्रुप आ जाता है हमारा, कीटोन ग्रुप आ जाता है। तो ये क्या हमारा कीटो हेक्सोज है, ये क्या हमारा कीटोज हेक्सोज है। ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चलेगी। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज जो 2 मॉलिक्यूल के हमारा ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ठीक है, देखो माल्टोज जो 2 मॉलिक्यूल के हमारा ग्लूकोज के मिलने से बनता है और ये क्या हमारा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। पूरी स्ट्रक्चर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये क्या हमारा सिर्फ क्या हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। यहाँ देखो माल्टोज बाद बाकी इधर रिपीट कर जाएगा सब, ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो क्या हमारा ये इसमें कौन लिंकेज आ गया, 1 एसिटल लिंकेज। एक ही कार्बन 2 ईथर लिंकेज होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम एसिटल। तो ये क्या इसमें एसिटल लिंकेज है और इसको एक ही कार्बन ईथर अल्कोहल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम हीमी एसिटल। तो यानी माल्टोज जो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बनता है, तो एक इसमें एसिटल लिंकेज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा हमको हीमी एसिटल लिंकेज मिलता है। कौन सा लिंकेज हमारा, सेम कार्बन पे ईथर और अल्कोहल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं हीमी क्या हमारा एसिटल, क्या बोलेंगे हीमी एसिटल। तो 1 क्या आ गया एसिटल, 1 क्या आ गया हीमी एसिटल, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मोनोमर्स ऑफ माल्टोज। माल्टोज क्या हमारा 2 मॉलिक्यूल क्या हमारा ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है हमारा माल्टोज। ये देखो CH2, ये क्या OH H H OH, ये क्या हमारा OH H OH, ये क्या हमारा H OH। तो ये क्या अल्फा डी प्लस क्या हमारा अल्फा डी प्लस क्या हमारा ये ग्लूकोज है। और इधर भी क्या आ जाएगा हमारा अल्फा डी प्लस क्या हमारा ग्लूकोज, इधर भी क्या आ जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, रिपीट कर जाएगा। तो ये क्या दोनों तरफ से क्या आ जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन चलेगा। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव बीन आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑल पोजीशन एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ के। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, यानी ये ग्लूकोज के सभी कायरल कार्बन की OH ग्रुप किधर होता है राइट की नंबर तरफ, 3 नंबर कायरल कार्बन की OH ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारा लेफ्ट की तरफ। ये स्ट्रक्चर हम किसका लिख रहे हैं, ये लिखे ग्लूकोज का। अब देखो
यहाँ पे H एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो माइनो, अब क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज, अब क्या हमारा ये ग्लूकोज और क्या हमारा गैलेक्टोज में पूछा था। गैलेक्टोज में क्या 4 नंबर कार्बन की जो OH ग्रुप होता है, ये गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन की OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जा देखना 1 2 3, ये क्या 4, इधर H हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा OH, बाद बाकी क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारा, ये बन गया क्या हमारा गैलेक्टोज का। तो कह रहा है ग्लूकोज यानी गैलेक्टोज में आइडेंटिकल पे ऑल पोजीशन एक्सेप्ट क्या हमारा किस पोजीशन पे, तो ये क्या हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है ये क्या हमारा C4 ईपीमर्स होता है। C4 क्या हमारा ईपीमर्स 4 नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हमारा 66 जो है, 66 का जो ऑप्शन आपका चलेगा क्या हमारा ये C4 4 नंबर पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमाइलोपेक्टिन जो कंपोज्ड ऑफ, एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये क्या हमारा एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ये क्या हमारा स्टार्च का कंपोजिशन है, इसमें 2 लिंकेज पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन में। एक तो पाया जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और दूसरा क्या हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दूसरा 1,6 पाया जाता है। अल्फा 1,4 और क्या हमारा 1,6। हाँ ये देखो, ये क्या हमारा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, CH2OH H, ये क्या हमारा H OH OH H है ना। अब यहाँ देखना, ये क्या हमारा एमाइलोपेक्टिन में एक तो क्या हमारा, अब ऐसा ही क्या हमारा दूसरा बनेगा पूरी यूनिट, तो एक लिंकेज यहाँ से आएगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ से हुआ, तो ये अल्फ़ा क्या आ गया 1, ये क्या हमारा 1,4 आ गया, ये अल्फ़ा क्या 1,4, और दूसरा एमाइलोपेक्टिन यहाँ 6 नंबर और दूसरे ग्लूकोज का 1 नंबर, तो ये क्या हमारा अल्फ़ा फॉर्म होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज C1 C4, और क्या हमारा अल्फ़ा क्या C1 और C6 के बीच में ये लिंकेज होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन चले गया। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज प्रोलोंगेड हीटिंग विथ HI, ग्लूकोज को जब भी HI के साथ हीट करें, अभी तुरंत किए थे, नॉर्मल एक्शन दे देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस स्टार्च, स्टार्च किससे बना होता है हमारा, ग्लूकोज से बना होता है। तो स्टार्च की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या देगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 नहीं दे देगा, क्योंकि ग्लूकोज से बना हुआ है। तो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाएगा हमारा ग्लूकोज, और कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगला है नेचुरल ग्लूकोज टर्म एज डी ग्लूकोज बिकॉज, क्योंकि ग्लूकोज का जो 4 नंबर कार्बन की OH ग्रुप जो होता है, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन की जो OH ग्रुप होता है, ये क्या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के लास्ट कायरल कार्बन की OH ग्रुप जो होता है राइट की तरफ होता है, इसीलिए इसको 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट कायरल कार्बन की जब OH ग्रुप किधर हो राइट की तरफ होता है, तो इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए डी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल ग्लूकोज डी ग्लूकोज बिकॉज द OH ऑन द 5th कार्बन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। ये स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म है, फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म स्ट्रक्चर में यहाँ किसी भी कार्बोहाइड्रेट की लास्ट कायरल कार्बन OH अगर राइट की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी फॉर्म बोलते हैं। इसीलिए क्या हमारा ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे अपन। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें जितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जैसे AgNO3 है, AgNO3 पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, Ag प्लस NO3 माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है इसमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है कि नहीं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा उतने ही फेराडे का चेंज होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 फेराडे का चेंज आ रहा होगा। इसमें कितने फेराडे का चेंज आ रहा होगा, 1 का। ऐसे ही CuSO4 लिया बेटा अपन ने, ये किसमें टूट रहा होगा, Cu प्लस 2SO, SO4 2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2। तो इसमें कितने फेराडे का चेंज आ रहा होगा बेटा अपने पास, 2 फेराडे का। ऐसे ही अपने पास दे रखा है AlCl3, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा इसमें, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने फेराडे का चेंज आएगा बेटा अपने पास, 3 फेराडे का। ऐसे ही
2SO4 का होल थ्राइस है, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा? 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। और 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने फैराडे जाएंगे बेटा अपने पास? 6 फैराडे। तो कौन सा आंसर है बेटा अपने पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फैराडे, 6। तो फर्स्ट में आ रहा है बेटा अपना। कौन सा आंसर होगा अपने पास? फर्स्ट आंसर। अब अपने को देखा बेटा Zn से Zn+2 C1 बन रहा है, Zn2+ से C2 बन रहा है, Zn4 दिस सेल डेल G नेगेटिव होना चाहिए। मतलब Zn से पहले जो बन रहा है वो क्या बन रहा है अपने पास? Zn2+ फॉर्म हो रहा है। दूसरा Zn+2 से जो बन रहा है उससे बन रहा है बेटा अपने पास Zn। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2। दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास बनेगा बेटा Zn2+ से Zn+2। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। यदि सेम इलेक्ट्रोड के बने हुए हैं बेटा, दोनों इलेक्ट्रोड सेम एटम के बने हुए हैं या सेम एटम के बने हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रोड या सेम मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड हैं, सेम मेटल के इलेक्ट्रोड है, तो ई सेल क्या होगा? उसके लिए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सेल 0 हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू कितना होता है बेटा अपने पास? ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log 10 K। तो अब यहाँ से देखा बेटा अपन ने, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा अपने पास? ई नॉट सेल होगा 0.059/2 log 10। यहाँ से K निकालेंगे बेटा, तो K कितना आ रहा है अपने पास? K सी देखोगे तो C1/C2 आ रहा है। तो यहाँ कितना आएगा अपने पास? C1/C2 आएगा। तो यहाँ से देखा बेटा अपन ने, तो अपने पास जो डेल जी है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा अपने पास? डेल जी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए, डेल जी इक्वल टू कितना होगा? -NF ई नॉट सेल होगा। तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास? पॉजिटिव होनी चाहिए। ई सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, ई सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी अपने पास, जब जाके डेल जी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ई सेल पॉजिटिव कब हो सकता है? जब C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किससे? C2 से, या C2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किससे? C2 से। इसमें एक चीज़ अपन ने उल्टा लिख दिया बेटा, तो देखा बेटा इसमें एक चीज़ अपन ने उल्टे लिख दिए थे। जो ई नॉट सेल होगा बेटा, इसके लिए ई नॉट सेल जो सेम इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? ई सेल होगा माइनस का 0.059/n log 10। के सी के इक्वल होगा तो ये कितना आएगा? C1/C2 होगा कि नहीं बेटा? C1/C2 होगा। तो C1/C2 होगा तो डेल जी जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? NF ई सेल के इक्वल होगा। तो ई सेल कैसा होना चाहिए मेरे पास? पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होगा जब डेल जी कैसा होगा मेरे पास? नेगेटिव होगा। तो ई सेल पॉजिटिव कब हो सकता है? ई सेल पॉजिटिव कब होगा बेटा? जब C2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो किससे? C1 से। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा अपने पास? थर्ड जाएगा, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Cl2 gas is passed through the solution of KF, KBr, KiHCl3 is added. There is color in CHCl3 layer which is due to। तो बोथ ही आएंगे बेटा इसमें, I2V और Br2 दोनों ही करेगा। वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर CH3COOH 10 कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट दे रखी है। इनफाइनाइट पे कितनी दे रखी है? 200। तो जो अल्फा होता है वो कैसे निकालते हैं अपन कंडक्टिविटी का? जो कंडक्टिविटी अपने को गिवन है λ/λ इन्फिनिटी। तो ये किसके लिए? CH3COOH का होगा, इन्फिनिटी पे होगा बेटा। तो ये कितना दे रखा है अपने को? 10। कंडक्टिविटी इन्फिनिटी पे कितनी दे रखी है? 200 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 100। एक जीरो से तो ये होगा अपने पास 5 टाइम्स कटेगा तो कितने परसेंट आ जाएगा बेटा? 5% होगा।
क्वेश्चन नंबर है अपने पास 76 स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल, कितने मोल बोल रहा है, 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर। तो अब बोल रहा है कि अपने पास एक तो Ag है और दूसरा क्या है, कॉपर है। अब इसके 1 मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, इसके 1 मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा वो तो कितने का आ रहा होगा, 1 का ही चेंज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि Ag तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे जो हो रहा होगा अपने पास द इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कॉपर। और यहाँ से कितने मोल, 2 मोल्स का चेंज आएगा कॉपर पे, तो यहाँ से तो ये 1 फैराडे के इक्वल आ रहा होगा, ये कितने फैराडे के इक्वल आएगा, 2 फैराडे के। तो दोनों में चेंज आएगा कि नहीं, डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट, तो वो भी डिफरेंट आएंगे, क्योंकि इसके तो 1 मोल पे हो रहा है, उसके कितने मोल पे होगा, 2 मोल्स पे होगा कि नहीं होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो कैसे है, करेक्ट है बेटा, लेकिन सेकंड एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले का कोई यूज नहीं है सेकंड वाले में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू है, लेकिन सेकंड इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट का। स्टेटमेंट फर्स्ट, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें देखा बेटा, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, कॉपर आएगा, तो इसको इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। ई नॉट जिंक का माइनस का 0.76 होता है और कॉपर का कितना होता है, 0.34 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो ये इजीली डिस्प्लेस कर देगा, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू होंगे, और स्टेटमेंट जो सेकंड होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, गोल्ड क्लोराइड AuCl3 सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वेसल मेड ऑफ कॉपर, आयरन, निकल, क्रोमियम, जिंक और टिन। आपने देखा होगा कि जो अपने पास गोल्ड है वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो नीचे आएगा तो ये सारे के सारे क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो इसलिए इसके कोई भी इसका पॉट ले ले, कंटेनर ले ले, उसमें रखेंगे तो उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है। गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, ये भी ठीक है बेटा, जो होता है वो कैसा होता है अपने पास, कॉस्टली होता है, गोल्ड सस्ता तो नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, सही है बेटा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा अपने पास, सेकंड। फॉर द फॉलोइंग विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2 H प्लस P2H2 EMF गिवन बाई। तो देखें बेटा अपने पास पहले H2 गैस ले लिया मैंने, H2 गैस लिया तो ये किस में टूट रहा होगा, 2H प्लस गैस में। इसके लिए प्रेशर कितना दे रखा है, P1, और 2H2 गैस से देखा बेटा मैंने, तो रिएक्ट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या बना रहा होगा, ये H2 गैस बना रहा होगा, इसका प्रेशर कितना है, P2। ऐड करोगे तो ये रिएक्शन यहाँ से कट रहा होगा, तो ये H2 गैस P1 पे, और कहाँ जा रहा होगा बेटा जी, H2 गैस P2 पे जा रहा होगा। प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। अब डिफरेंट होगा तो अब इसके लिए देखें बेटा, तो अपने पास इसमें भी सेम इलेक्ट्रोड का है, तो ई सेल, ई नॉट सेल जो होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो ई सेल होगा बेटा अपने पास, ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन एफ भी लिख सकते हो। NRT तो 1 मोल के लिए बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोड इज टू डिफरेंट है, P1 और P2, तो RT, और यहाँ क्या लिखोगे, log 10 K लिखोगे तो K कितना आएगा, P2 अपॉन P1 आएगा। अब ये सब प्लस में दे रखे हैं, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो ई सेल पॉजिटिव में कब आएगा, जब अपने पास क्या ग्रेटर हो बेटा, टू डिफरेंट प्रेशर है P1 एंड P2। तो अब इसको देखें बेटा, तो RT अपॉन एफ log 10, P1 को ऊपर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, P1 अपॉन P2, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा अपने पास, ऐसा आंसर दिख रहा है अपने को, RT अपॉन NF आएगा बेटा। इसमें यहाँ NF चल रहा होगा, तो NF पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है इसमें पूरे में, ओवरऑल में 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ कितना आ रहा होगा, 2F भी आ रहा होगा। तो ESL इक्वल टू होगा बेटा अपने पास RT बाई 2F log 10 P1 अपॉन P2 होगा। तो इसका आंसर जा रहा होगा बेटा अपने पास सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा, रिफाइनिंग द इम्प्योर कॉपर विद जिंक इम्प्योरिटी इज टू बी डन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग द इलेक्ट्रोड
प्योर कॉपर टू इम्प्योर कॉपर की तरफ जाती हैं बेटा। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है बेटा अपने को यहाँ पर, और टैकिंग इन द सेल ई नॉट सेल दे रखा है 1.10 वोल्ट, ई सेल फॉर द सेल विल बी, यहाँ पे वैल्यू अपने को दे रखी है। तो ई सेल कैसे निकालेंगे बेटा, ई सेल ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन का कितने का चेंज हो रहा है बेटा 2 का, log 10 1 मोलर आ रहा होगा, ये कितना आ रहा है 0.1, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी। ई सेल कितना दे रखा है मेरे को 1.10 दे रखा है, इसे काटोगे तो ये 0.03 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 0.03 हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये 1.07 हो जाएगा। तो 1.07 दिख रहा है कि बेटा अपने पास 81 में फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इतने कूलाम्स दे रखा है, मतलब 96500 कूलाम पर कितना एज रिलीज होगा 1 मोल एज। तो 1 कूलाम पे कितना होगा अपने पास 1/96500 मोल ऑफ एज। कितने के लिए पूछ रहा है बेटा 9650 के लिए, तो कितना आ जाएगा 1/96500 इंटू 9650, तो कितने मोल्स आ रहे होंगे बेटा अपने पास 1/10 मोल ऑफ एजी। तो मास ऑफ एजी कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, मास ऑफ एजी आ जाएगा अपने पास, मोल कितने हैं 1/10, पोलर मास कितना है इसका 108, इस पॉइंट हटाओगे तो 1 एजी के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 10.8 ग्राम। तो फोर्थ आंसर जाएगा बेटा अपना 82 में। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू निकालनी है बेटा अपने को, Fe+3 से कहाँ जा रहा है 0.07 पे जा रहा है, और ई नॉट SN2+ से कहाँ जा रहा है -0.14 पे जा रहा है। तो यहाँ रिएक्शन जो दे रखी है SN सॉलिड टू Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। SN का वैल्यू जो दे रखा है बेटा, तो अपने पास ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल, या फिर इसको ऐसे लिख दो बेटा, ई नॉट सेल का चेंज देखते हैं तो ई नॉट SRP प्लस ई नॉट SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां से देखोगे तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है अपने को, Fe+3 से कहा जा रहा है Fe+2 में, तो ये तो कितना दे रखा है 0.77, और ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14, तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा अपने पास, तो रिडक्शन दे रखा है SOP में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.91 आ जाएगा इसका आंसर। 0.91 है क्या अपने पास, थर्ड आंसर जाएगा 83 का। द स्टैंडर्ड EMF सेल चेंज फाउंड टू बी 0.59, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, फैराडे अपने को इतना दे रखा है, R इतना दे रखा है। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड टू बी 0.59 है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो देखो अपने को जो ई सेल दे रखा है, अपने को ई सेल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने को 0.059 दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.05, सॉरी इसकी जो वैल्यू दे रखी है अपने को, ई सेल का जो वैल्यू दे रखा है अपने को वो दे रखा है 0.591। अब वो बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के लिए अपने को फैराडे दे रखा है, R का वैल्यू दे रखा है, और 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड कितना कर रहा है 0.59 चेंज कर रहा है, कितना कर रहा है अपने पास 0.59 का चेंज आ रहा है इसमें। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा नॉट फॉर NaCl KBr एंड KCl दे रखा है बेटा अपने को, तो यहाँ पे कितना बनेगा अपने पास NaCl है, KBr है, KCl है, तो 126, 155 और 150 दे रखा है। तो
तो अपने को निकालना किसके लिए, NaBr के लिए। तो लैम्डा NaBr किसके इक्वल आएगा बेटा अपने पास, लैम्डा Na प्लस Br लैम्डा Br माइनस। ये कब आ सकता है बेटा, जब इन दोनों को तो ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ऐड करना है, लैम्डा NaCl ऐड करना है, लैम्डा KBr ऐड करना है, प्लस सॉरी माइनस करेंगे अपन माइनस करेंगे लैम्डा KCl को। तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 126 प्लस 126 प्लस 152 माइनस 150। तो ये कितना हो रहा है अपने पास 150 तक 2 128 है क्या बेटा अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 80। इन लेसाने टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव रेड कलर। रेड कलर जो होता है वो होता है Fe3+ जो होता है वो HCN माइनस के साथ में रिएक्ट करता है, और यहाँ पर हमें वो देखना है जिसमें सल्फर भी हो, कार्बन भी हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेसाने टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट, हम लोग नाइट्रोजन के लिए करते हैं, सल्फर के लिए करते हैं, फॉस्फोरस के लिए बनाते हैं, क्लोरीन के लिए बनाते हैं, एलाइट्स के लिए, किसी के लिए भी लिए, यानी ऑल ऑफ दीज। टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जब दो वोलेटाइल लिक्विड हैं और एक दूसरे में घुले हुए हैं तो हम उनको जो सेपरेट करते हैं, लेकिन इनटू प्योर कंपोनेंट्स अंडर द कंडीशंस व्हेन, कंडीशन ये होती है कि उनका एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनना चाहिए। अगर उन्होंने एजोट्रोप मिक्सचर बना लिया है तो हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन। फ्रैक्शनल कॉलम इज यूज्ड इन, फ्रैक्शनल कॉलम का जो यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको पता है जितने भी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड सभी रिड्यूसिंग शुगर होता है, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा थर्ड, ये डायरेक्ट क्या हमारा कंप्लीट हाइड्रोलाइज सेलोज। सेलोज किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। सेलोज के हाइड्रोलाइज करेंगे क्या दे देगा, बीटा डी ग्लूकोज दे देगा। तो अब उसे बीटा डी फॉर्म तो सिर्फ सिंपल क्या राइबोज क्या एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नहीं होता, क्या डी ग्लूकोज होता। तो ये क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन चले गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, इसमें कौन सा, देखो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कैरेटिन होता है, कोलेजन होता है, मायोसिन। एल्मिन जो है क्या हमारा एग में पाया जाता है, ये क्या फाइब्रस प्रोटीन नहीं होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वाटर में सोलेबल नहीं होता है, ठीक है। नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, तो ये क्या हो गया हमारा एल्यूमिन। ड्यूरिंग द डीनेचर ऑफ प्रोटीन विच दिस स्ट्रक्चर विल रिमेन इंट्रैक्ट। जितने प्रोटीन का डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की सभी स्ट्रक्चर के हमारा अगर हाई टेम्परेचर पे या pH पे वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखो E0 Cr+3 से Cr में -0.72 है, E0 Fe+2 से Fe में 0.42 है। द पोटेंशियल फॉर द सेल Cr+3 में 0.1 और Fe+2 0.01 एम से जा रहा है Fe में। तो अब यहाँ से देखें बेटा, तो इन दोनों से पहले तो अपने को E0 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, E0। तो E0 सेल कैसे निकालेंगे, वही E0 SRP प्लस E0 सेल निकालना है तो SRP और SOP से निकाल देंगे। तो E0 सेल जो है बेटा वो कितना आ रहा है अपने पास, SRP कितना आ रहा है अपने पास, SRP Cr कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, और वहाँ किससे दे रखा है +3 से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 0.72 हो जाएगा। और Fe+2 से कहाँ जा रहा है, यहाँ Fe में जा रहा है, यहाँ भी +2 दे रखा है, तो माइनस का कितना होगा 0.42 होगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस करोगे तो 28 0.30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.30। अब उसने बोला है अपने को फॉर द पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल मतलब ई सेल बताना है। तो ई सेल निकालोगे तो E0 सेल कितना है 0.30 माइनस वैल्यू कितनी होगी 0.06। चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है दोनों में देखोगे तो 3 का आ रहा है, 2 का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने का चेंज आ रहा होगा बेटा यहाँ 6 का। log 10
इस रिएक्शन को लिखोगे Cr से कहाँ जा रहा है, Cr+3 में, और ये Fe2+ से कहाँ जा रहा है अपने पास, Fe में। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा बेटा अपने पास Cr Fe2+ और ये आ रहा होगा Cr3+ और Fe। तो Cr+3 जो आ रहा है, Cr+3 कितना दे रखा है अपने को 0.1 और Fe+2 कितना दे रखा है अपने को, सॉरी ये नहीं दे रखा है बेटा अपने को, Fe+2 जो दे रखा है, Fe+2 जो है वो कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है, और Cr+3 कितना दे रखा है 0.1 मोलर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1 मोलर दे रखा है। तो अब यहाँ से देखें तो K लिखोगे तो Cr का कितना आएगा 0.1 बाई 0.01, पॉइंट से पॉइंट जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पूरे की हो जाएगी अपने पास 1, इस पूरे की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। ठीक है, Cr+3 Cr+2 आया, ऐड किया था अपन ने यहाँ 0.30 ही आ रहा था। हाँ बेटा इसमें Kc में थोड़ा सा चेंज आएगा अपने पास, क्योंकि ऊपर वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा 2Cr आएगा और यहाँ 3Fe+2 आएगा, यहाँ 2Cr आएगा और यहाँ Fe+ जो आएगा वो 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो यहाँ जो चेंज आएगा बेटा, जो Kc आएगा यहाँ से, तो Kc आएगा अपने पास 0.1 इंटू 0.1 और जो Fe+3 आ रहा होगा वो आएगा अपने पास 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू ये कितना बनेगा 10⁴ बनेगा। तो ई सेल कितना बनेगा बेटा अपने पास 0.304 माइनस, सॉरी 0.30 है, माइनस का करोगे तो ये कितना आ रहा है 0.01 इंटू कितना आ जाएगा 4, माइनस करोगे तो ई सेल कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा ई सेल जो है वो आ जाएगा 0.26। ई सेल कितना आ जाएगा अपने पास 0.26 आ जाएगा 94 वाले का। तो 94 वाले का आंसर जा रहा होगा बेटा अपने पास 4th। नेक्स्ट है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एट Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस एट द एनोड एंड कैथोड। तो बेटा इसमें देखेंगे तो जो सोडियम और अपने पास H2 होगा, इनसे दोनों से ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका ज़्यादा होगा अपने पास H2 का ज़्यादा होगा, तो उन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो इसलिए O2 और H2 रिलीज करेगा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो बोल रहा है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीडाइज दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एज्यूम टू बी 0, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज द हाईएस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0। इसका 96 का जो आंसर है बेटा वो कौन सा जाएगा अपने पास, सेकंड जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम कितना करते हैं अपन 0 करते हैं। दूसरा है बेटा अपने पास जो 97 में है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर दे रखी है 0.52 माइनस 3.03 एंड माइनस 1.18 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का बताना है ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो रिड्यूसिंग पावर का देखेंगे तो इसका ई नॉट एस आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट माइनस का एस ओ पी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो सबसे कम किसका होगा बेटा, तो सबसे ज़्यादा एस आर पी किसका आ रहा होगा अपने पास बाई का आ रहा होगा, बाई के बाद जेड का, जेड के बाद आ रहा होगा बेटा अपने पास एक्स का। फर्स्ट ऑप्शन जा रहा होगा 97 में। तो 97 में कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा अपने पास फर्स्ट। नेक्स्ट है बेटा ए गैस हैज एक्स 1 atm बबल थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ 1 मोलर बाई माइनस एंड 1 मोलर जेड माइनस एट 25। द रिडक्शन पोटेंशियल जेड ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन एक्स। तो बाई विल ऑक्सीडाइज एक्स
तो वाई एक्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, और जेड को नहीं कर पाएगा क्योंकि जेड से तो कम इसका जो पावर है, रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी है वो कम है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा बेटा अपने पास। कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है बेटा अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज में अपन जो लेते हैं एलिमेंट वो कैसा यूज करते हैं कि उनकी जो मूविंग है, जो मूवेबिलिटी वो कैसी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। किसी की मूविंग सेम नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको अपने को न्यूट्रलाइज बनाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो इसमें देखा बेटा कि वेलोसिटी K प्लस NO3 आर नियरली द सेम। कौन से वाले में होगी बेटा अपने पास? थर्ड में होगी। इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा वो कहां से कहां होगा अपने पास? कैथोड टू एनोड इन सोल्यूशन होगा, फ्रॉम कैथोड टू इंटरनल सोर्स होगा, फ्रॉम कैथोड टू एक्सटर्नल सोर्स होगा। एक्सटर्नल सोर्स पे तो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता ही नहीं है। अब यहाँ देखोगे दो इलेक्ट्रोड है तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा वही तो चेंज होगा, तो इंटरनल सोर्स आएगा कैथोड से। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा अपने पास? सेकंड। थैंक यू।